तो बेटा सबको स्क्रीन मेरा दिखाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है तो यस बोलो। यस सर। तो लास्ट क्लासेस में मैंने कुछ डीबीपी दिया था, लेकिन इसका जो रिस्पांस है बहुत ही ठंडा है तुम लोगों की तरफ से। तो जो डीपीपी नंबर 1 है चैप्टर का सॉलिड स्टेट का, उसको केवल 4 लोगों ने अटेम्प्ट किया। अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यहाँ पर स्टूडेंट अटेम्प्ट काउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। जो फर्स्ट डीपीपी उसको केवल 3 लोगों ने अटेम्प्ट किया, सेकंड को 3 लोगों ने, और जो थर्ड है उसको केवल एक ने अटेम्प्ट किया। और नहीं, सर थर्ड वाले अपडेट नहीं हुए अभी, 2 ही है। तो देखो दो ने, केवल 2 ने, एक ने आकाश ने और दूसरा अनुष्का ने अटेम्प्ट किया, बाकी किसी ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, जो थर्ड डीपीपी है। और बात सर करूँ तो जो फर्स्ट, हाँ चलो थर्ड की बात छोड़ थर्ड देते हैं। वाली है नहीं। हाँ। अगर बात करो तो 786 जो डीपीपी नंबर है, डीपीपी नंबर इस चैप्टर का जो सी है, इसकी बात करूँ अगर मैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, ये है 5 है। इसको मैं बात करूँ तो ये अगर आ रहा है तो इसमें कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया? केवल 3 ने। इसको भी आकाश और अनुष्का ने केवल अटेम्प्ट किया, और एक है तासु ने। ठीक है, और किसी ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। क्यों बेटा? मैं रीजन जान सकता हूँ बेटा? अभिलाष, अभिषेक, अनमोल, मैं 1 बाई 1 यहाँ पे सबको कॉल नहीं करूंगा। देव, ध्रुव, ध्रुव, सर आज रात को अटेंड। यस सर। अटेम्प्ट क्यों नहीं हुआ? डीपीपी तुम लोगों ने क्यों अटेम्प्ट नहीं किया? सर मेरा यूटी था, मैं यूटी की प्रिपरेशन कर रहा दिव्यांशु, था आज। हेमंत कुमार, हिमांशु, किसी ने, जासिम, जतिन, जॉय, जॉय तुमने भी अटेम्प्ट नहीं किया? जॉय, यस सर। हाँ, डीपीपी क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? सर वो मैंने अभी चेक नहीं किया था, आज कर लूंगा मैं। डीपीपी दिए हुए 1 वीक हो गया है ना। राजा, तुमने भी नहीं किया है ना। अभिलाष, सर मैंने भी नहीं देखा था। तो 3 डीपीपी हो गए आज तो। देखो आप डीपीपी नहीं करोगे मैं टोकूंगा यहाँ पर क्लास में। ठीक है, तो टोकने से अगर बचना है तो तुम लोग डीपीपी करके आओगे क्लास में। ठीक है, जो डीपीपी नहीं करेगा मैं पूछूंगा उससे रीजन की डीपीपी तुमने क्यों नहीं किया। तो आज मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे 5 करो, डीपीपी को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अटेम्प्ट करके सबमिट करना है। कितना टाइम लगता है सबमिट करने में? अटेम्प्ट करो उसको। ठीक है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं दिया, मैंने 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इतना ही दिया है। एक में 10 क्वेश्चन, एक में 15 क्वेश्चन है। ठीक है, जो फर्स्ट डीपी उसमें केवल 20 क्वेश्चन है। तो बाकी जो डीपीपी है ना, एक में 15 क्वेश्चन, दूसरे में 10 क्वेश्चन है, तो इजीली हो जाएगा। और ये ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है नहीं इसमें। जो सॉलिड स्टेट है सिंपल सा, उसमें थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, करोगे उसमें हो जाएगा। हिमालय का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। बिना किए हुए तुम अटेम्प्ट करोगे, दोगे तो कैसे काम चलेगा? एग्जाम में भी तुम लोग मार्क्स इस तरह नहीं आएगा तो तुम डीपीपी सॉल्व नहीं करोगे। तो किसी कोई डाउट है डीपीपी में? 3 लोगों ने किया है, तासु ने, और एक आकाश ने किया है, और तीसरा क्या और ने किया है। ठीक है, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। क्या ही नहीं, डाउट कैसे आएगा? तो
तो आकाश कोई डाउट तो पूछ सकते हो। तो सर इजी थे वो, जी मेन टेस्ट के क्या सर क्वेश्चन थे उसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में नो सर, क्वेश्चन नंबर, हाँ सर नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। ओके ठीक है। तो इस चैप्टर देखो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था वाइट्स क्या होता है, वाइट्स के बारे में बता दिया था, और उसमें कुछ होमवर्क भी मैंने दिया था ना, एक होमवर्क मैंने दिया था कहीं पर, याद नहीं है कौन सा है। होमवर्क हुआ तुम लोगों से? सर डी ऑप्शन आया मेरा तो। इसका डी ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन है डी, इसका सी पॉइंट दिया गया है। इसको तो मैंने क्लास में करा दिया था, देख लो यहाँ सर पर, ये नहीं कराया था। यानी यही होमवर्क था ना। यस सर यही था। ओके, देखो यहाँ पर, इन ए क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर मिक्स्ड ऑक्साइड द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन, 1/5 of tetrahedral whites are occupied by divalent X double ion, while half of the octahedral whites are occupied by trivalent ions Y3 plus. Then the formula of oxide H, ऑक्साइड का फॉर्मूला तुम्हें बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो ऑक्साइड है इसमें 3 टाइप के आयन्स हैं। पहला है तुम्हारा X, है ना, X की बात कर लेते हैं। X ये तो हो गया तुम्हारा X हो गया, दूसरा है Y, तीसरा है XY और O, ऑक्साइड का O, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे, इन क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर मिक्स्ड ऑक्साइड द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन। तो क्यूबिक क्लोज पैक मैंने बताया था FCC होता है, जहाँ पे CCP बोले या क्यूबिक क्लोज पैक बोले, जो पैकिंग है 2 टाइप का, एक तो होगा SCP, दूसरा होगा CCP। SCP दूसरा होगा CCP। अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोले तो CCP। तो ये जो क्रिस्टल बना हुआ है, ये क्रिस्टल किसका होगा बेटा? ऑक्सीजन का। मतलब जो FCC है, ऑक्सीजन हर एक FCC लैटिस पॉइंट पर होगा, ठीक है। मतलब कि हर एक कॉर्नर पर होगा, साथ में जो फेस है, फेस के सेंटर पर होगा, है ना। ये तुम्हारा हो गया लैटिस, ये बन गया तुम्हारा ऑक्सीजन, है ना। तो FCC में तो कितने स्फीयर होते हैं बेटा? अगर तुम FCC की बात करोगे तो FCC में कितने स्फीयर होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर? तुमने काउंट किया था? अगर हाँ, तो अगर कॉर्नर को देखोगे तो कॉर्नर से 1 एटम मिलेगा, साथ में जो फेस सेंटर है, फेस सेंटर से तुम्हें 3 मिलेगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4, अब तो ऑक्सीजन 4 हो गया। अब बात करेंगे आगे, यहाँ लिखा हुआ है 1/5 of tetrahedral whites are occupied by divalent X, ठीक है। तो 1/5 1/5 कर दोगे, 1/5 of the tetrahedral whites। तो कितने टेट्राहेड्रल वाइट्स होता है FCC में? FCC में मैंने बताया था टोटल 8 होता है, 8 टेट्राहेड्रल वाइट्स, है ना। तो 8 टेट्राहेड्रल में से 1/5 टेट्राहेड्रल वाइट्स X एटम के पास है। अब देखो आगे क्या लिखा है, while half of the octahedral whites are occupied by trivalent Y3 plus, ठीक है। जो octahedral whites है कितना होगा? 4, ठीक है, 4 octahedral whites है, उसमें से हाफ क्या होगा? Y ऑक्यूपाइड है ना। अब बना लो फॉर्मूला। तो X कितना हो गया? 8/5, ठीक है। Y कितना है? Y है 2, तो कितना हो गया? हो गया 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो 2 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो X 4/5, Y O2, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो X 4, Y 5, O 10, ठीक है। X4 कहाँ गया? X4 Y 5 O 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सर 2 से डिवाइड क्यों कर दिया? हमने हमसे एम्पेरिकल फॉर्मूला थोड़ी पूछा है। एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछा है यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पर वो वाला प्रॉब्लम है क्या? यहाँ कोई मैच कर रहा है उस तरह से? सर कोई भी नहीं करेगा, या तो क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन होता कि एम्पेरिकल पूछा तो हो। अगर उसमें हो रहा, तुम्हें यहाँ पर तुम्हें क्या करना, ठीक है, डिवाइड तो नहीं करना चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में, है ना, तुम्हें मैच करना पड़ेगा, जो बेस्ट ऑप्शन को मैच करना पड़ेगा। इस पर क्वेश्चन दे दिया जाए तो अपने तरफ सोचने का, देखो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कर तुम फॉर्मूला नहीं लिख सकते यहाँ पर, फ्रैक्शन तो होगा नहीं, है ना। नहीं तो सर, अगर तुम इसका फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा? X 4/5 Y, या फिर यहाँ पर आएगा X 8/5, ये तो फ्रैक्शन आ गया ना। तो फ्रैक्शन को तुम क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तुम्हारा आएगा
x8 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, y10 और 20, ये होगा इसका ये आना फॉर्मूला। चाहिए, तो ये आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो अब तुम इसको मैच कराओ तो ये नहीं आ रहा है, तो अब क्या करोगे तुम, यहाँ पर तुम्हें इंपीरिकल फॉर्मूला तुम्हें चेक करना, क्या इंपीरिकल फॉर्मूला तो नहीं पूछ रहा क्वेश्चन में, ठीक है। हो सकता है वहां पर गिवन नहीं लिखना है ना भूल गया सर। हो, हाँ ठीक है। हाँ, अगर नहीं भूल दिया गया गया वो। तो वहां पर तुम्हें मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तुम एग्जाम में छोड़ नहीं सकते क्वेश्चन को। तो अगर मान लो इस तरह क्वेश्चन दिया गया है, इंपीरिकल फॉर्मूला लिखना भूल गया, तो वहां पर तुम्हें इंपीरिकल बनाकर भी मैच करना पड़ेगा, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको तुम टिक कर दोगे, ठीक है। ओके सर। आगे हम लोग पढ़ना बेटा रेडियस रेशियो। इस रेडियस रेशियो पढ़ने से पहले हम लोगों ने एक चीज छोड़ दिया था, हेक्सागोनल वाइड्स, है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो वाइड्स है वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, इसको हमने मिस कर दिया था लास्ट क्लास में। तो ये लेयर व्यू मैंने बताया था कि लेयर व्यू में कैसे तुम देखोगे कि कौन सा लेयर ए है, लेयर बी है, लेयर सी, इस तरह से तुम बनाओगे एफसीसी, ठीक है, और सीसीपी, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में बताया था। तो ये तुम्हारा जो है एससीपी का लेटिस बनेगा, ठीक है। तो हेक्सागोनल प्रिमिटिव, तो इसका जो कैलकुलेशन था वो भी मैंने करा दिया था, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं। जब आगे चलोगे तो अब आ जाएगा वाइड्स, ठीक है। तो वाइड्स भी हम लोगों ने देख लिया था। वाइड्स दो टाइप का होगा, एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल वाइड्स, ठीक है। तो जो वाइड्स है क्यूबिक क्लोज पैकिंग में वाइड्स कहाँ कहाँ पर होंगे वो मैंने बता दिया था। जैसे एफसीसी तुमने ले लिया, तो एफसीसी में वाइड्स कहाँ पर होगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहाँ पर होगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स कहाँ होगा, तो तुम्हें पूरा पूरा विजुअलाइज होना चाहिए कि कहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है, कहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड्स है, ठीक है। तो तभी तुम क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक बेटा। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड्स ये तो हो गया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ये है तुम्हारा टेट्राहेड्रल वाइड्स। इसके बाद आएगा ये टेट्राहेड्रल वाइड्स है। ये डिस्टेंस भी बताया गया, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा टेट्राहेड्रल वाइड्स का, है ना, √a/4, √2a/4 तुम्हारा डिस्टेंस होगा फ्रॉम द कॉर्नर, ठीक है। ओके, तो एससीपी कहाँ गया, बहुत लेट आ रहा है, ठीक है। ये देखो वाइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो हेक्सागोनल क्रिस्टल है कैसे बन रहा होगा। पहले 6 क्रिस्टल को तुम यहाँ पर बेस में लगाओगे, एक बीच में रहेगा, उसके ऊपर जो स्पेसेस होगा वहाँ पर 3 स्फीयर, उसके ऊपर 6 स्फीयर को अरेंज करोगे, ठीक है। तो let us assume that this is the unit cell, then according to what we have done in FCC, number of octahedral wires is equal to 6 number of tetrahedral wires, ठीक है। तो जो octahedral wires है, octahedral wire is equal to 2 multiplied by ठीक है। जितने octahedral wires है उसका डबल क्या होगा टेट्राहेड्रल वाइड्स। अगर octahedral वाइड की बात करोगे तो octahedral वाइड कितना होगा, octahedral वाइड्स यहाँ पर 6 है, उसका डबल क्या होगा 12, है ना। तो octahedral वाइड्स इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इज इक्वल टू 12। तो इतना आना चाहिए। हम लोग को देखना है कि कहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पहले तुम्हें याद करना पड़ेगा कि जो एससीपी है, एससीपी में इन एससीपी टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना होगा बेटा 12, और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितना होगा यहाँ पर 6। अगर तुम बात करोगे सीसीपी में, तो सीसीपी में तुमने निकाल लिया टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना बेटा सीसीपी में, टेट्राहेड्रल वाइड्स 8 था, और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इसका हाफ हो जाएगा 4, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का डबल होगा टेट्राहेड्रल वाइड्स, 6 का 12 होगा, यहाँ पर 4 का 8 होगा। तो अब ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है और टेट्राहेड्रल वाइड्स एससीपी में कहाँ कहाँ होगा उसका लोकेशन लोग देखेंगे, ठीक है। वैसे इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि एससीपी का वाइड्स लोकेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर मान लो कंप्रेंशन में क्वेश्चन पूछ देता है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे, है ना। तो देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कैसे बनाते हो। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स मैंने बताया था 3 स्फीयर तुम यहाँ पर लगाओगे, अरेंज करोगे बेस में, ठीक है, और उसके ऊपर 3 स्फीयर और लगाओगे। 3 नीचे हो गया, 3 ऊपर, तो 6 स्फीयर हो गया। तो 6 स्फीयर से सराउंडेड जो स्पेस होगा, ये जो स्पेस होगा, है ना, ये होगा तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ये तुम्हारा बीच वाला जो स्फीयर है, यहाँ पर जो स्पेस है उसको तुम ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलोगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है क्लियर व्यू, है ना। तो ये तुम्हारा बेस हो गया, बीच में ये एससीपी का है, ठीक है। उसमें तुम्हें ढूंढना कहाँ कहाँ पर ये वाला अरेंजमेंट है। एससीपी तुमने ये बीच वाला नीचे वाला जो लेयर है तुम्हारा लेयर ए को तुमने यहाँ पर अरेंज किया, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया बेस एससीपी का। इसके ऊपर तुम 3 स्फीयर अरेंज कर दो, ये वाला जो लेयर बी है। अब लेयर बी आ रहा है बेटा, ठीक है, जो ब्लू कलर का डॉटेड लाइन दिख रहा है वो लेयर बी है, ठीक है।
तीन स्पेयर तुम्हें अरेंज कर दिया है ना। तो ये हो गया तुम्हारा येलो वाला लेयर ए और ब्लू वाला है लेयर बी। लेयर बी को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर दिखाई दे कहाँ कहाँ पर वाइट्स है। लेयर बी को और भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है ना। अब तुम्हें इस तरह का पैटर्न देखना है। ये जो पैटर्न तुमने बनाया है यहाँ पर ऑक्टेट्रल वाइट्स का, ये पैटर्न देखना है, ठीक है। तो अब देखो ये पैटर्न कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो, दिख रहा है बेटा, ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो ग्रीन कलर का जो एरो है बेटा वो क्या है, ऑक्टेट्रल वाइट्स। और कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, जो हेक्सागन हेक्सागन के अंदर देखना तुम्हें। और देखो यहाँ पर दिखाई दिया बेटा, ये सेकंड है, 3 येलो नीचे, उसके ऊपर 3 दिख रहा होगा ब्लू कलर का सर्कल। ये देखो थर्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 2 3 मतलब कि अगर तुम इससे यूनिट सेल में बात करोगे तो एक क्या होगा, 1 2 3, ये जो तीनों है इसके ऊपर यहाँ पर होगा, है ना। फिर ये 1 2 3 यहाँ पर बेटा, ये जो 3 स्फीयर है इसके ऊपर होगा। फिर 1 2 3 यहाँ पर इसके ऊपर होगा। मतलब कि यहाँ पर तुम्हें इस तरह से दिखाई दे रहा होगा 3, एक और होगा, ठीक है। ये तीनों तुम्हें 3 दिखाई दे रहा है बेटा, ये तुम्हारा 3 ऑक्टाहेड्रल वाइट्स हो गया नीचे। यहाँ पर 3 ऑक्टाहेड्रल वाइट तुम्हें बेस में नीचे मिलेगा, ठीक है। सबको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, या फिर दोबारा दिखाऊं मैं? दिख रहा है सर। सबको दिख रहा है? किसी अगर डाउट है दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरो दिख रहा है बेटा वो है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। तो 3 यहाँ पर देखो, लेयर 1 और लेयर 2 के बीच जो लेयर ए है, लेयर ए और लेयर बी के बीच तुम्हें 3 ऑक्टाहेड्रल वाइट्स मिलेगा, ठीक है। और तीनों जो वाइट्स है वो इंटीरियर है ना, यहाँ देखो यूनिट सेल के अंदर है, इंटीरियर पोजीशन में अंदर है बेटा, है ना। ये पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर होगा तीनों ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, कोई शेयर्ड ऑक्टाहेड्रल वाइट्स नहीं है। तो 3 ए और बी के नीचे होगा। उसी तरह से बेटा यहाँ देखो, इस रीजन के अंदर तुम्हें 3 ऑक्टाहेड्रल वाइट्स मिला। मतलब यूनिट सेल का जो हाफ है, हाफ यूनिट सेल में तुम्हें 3 ऑक्टाहेड्रल वाइट्स मिला, है ना। तो फुल में कितना मिलेगा, कंप्लीट यूनिट सेल में कितना मिलेगा, 3 नीचे मिला तो 3 ऊपर भी मिलेगा, मिलेगा ना बेटा। जिस तरह से तुमने 3 नीचे लोकेट किया ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, उसी तरह से 3 ऑक्टाहेड्रल वाइट्स इस यूनिट सेल में अपर हाफ में मिलेगा। ठीक है, तो 3 लोअर हाफ में मिल गया, 3 अपर हाफ में, टोटल 6 ऑक्टाहेड्रल वाइट्स हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स क्लियर हो गए सबको, या किसी कोई डाउट है? सर क्लियर है। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइट्स में, ठीक है। जो टेट्राहेड्रल वाइट्स है वो डबल होगा ऑक्टाहेड्रल वाइट्स का। देखो टेट्राहेड्रल वाइट्स बनेंगे कैसे, तो 3 स्फीयर को तुम नीचे इस तरह से अरेंज करोगे, 1 2 3 स्फीयर हो गया, और एक स्फीयर को तुम इस तरह से ऊपर इसको इसके ऊपर अरेंज करोगे, ठीक है। से एक स्फीयर यहाँ पर आ गया, तो 3 बेस वाला और एक ऊपर, इसके बीच में जो स्पेस होगा, ठीक है, बीच में जो स्पेस होगा दैट स्पेस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेस होगा वो होगा तुम्हारा टेट्राहेड्रल वाइट्स, ठीक बेटा। अब ये रीजन तुम्हें देखना है यहाँ पर, ठीक है। तुमने यहाँ पर 2 लेयर बनाया, यहाँ पर जो तुम्हारा ये वाला लेयर है, ठीक है। ये कौन सा कलर में दिखाई नहीं दे रहा है, शायद पर्पल कलर है। जो पर्पल कलर है बेटा तुम्हारा लेयर ए हो गया, लेयर ए, है ना। और ये जो डॉटेड ग्रीन है वो लेयर बी है, ठीक है, लेयर बी। तो लेयर ए और लेयर बी के बीच में तुम्हें देखना है टेट्राहेड्रल वाइट्स, इस तरह का अरेंजमेंट, ठीक है, 4 स्फीयर का अरेंजमेंट। अब देखो यहाँ पर ये जो तुम्हें डॉट दिख रहा है येलो कलर का, वो देखो दिख रहा है बेटा, 1 2 3, ये तुम्हारा 3 स्फीयर बेस का है, और ये जो ब्लू स्फीयर है उसके ऊपर अरेंज है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो डॉट है, ये जो येलो डॉट है वो 4 स्फीयर से सराउंडेड है ना। इसका मतलब जो डॉट है बेटा वो क्या है, वो है तुम्हारा टेट्राहेड्रल वाइट्स। तो ये तुम्हें 3 मिल गया, 3 मिला बेटा, 3 टेट्राहेड्रल वाइट्स। एक और देखो ये बीच वाला है, ये वाला, है ना। तो टोटल 4 इंटीरियर पोजीशन में है, पूरा पूरा अंदर यूनिट सेल के अंदर। ये जो 4 यूनिट्स है ना, 4 टेट्राहेड्रल वाइट्स इस लेयर ए लेयर बी के बीच में
पूरा पूरा इंटीरियर पोजीशन में है। ठीक है, अब और देखेंगे बेटा, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ पर तुमने एक स्क्वायर लगाया लेयर बी का। अब ये देखो 1 2 3, 3 ग्रीन वाला दिख रहा है, 3 ब्लू वाला, और उसके नीचे एक तुम्हारा है ये वाला पर्पल। ठीक है, 3 तुम्हें दिख रहा होगा बेटा इस तरह से 1 2 3, 3 तुम्हें ब्लू और एक नीचे वाला है पर्पल। तो टोटल 4 स्पेस सराउंडेड ये वाला है ना। तो ये जो रेड डॉट दिख रहा है बेटा, ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल वाइट्स। ठीक है, लेकिन ये जो टेट्राहेड्रल वाइट्स है ये इस तरह से अदर यूनिट सेल में शेयर्ड होगा, है ना। तो ये जो रेड डॉट है ये इस वाले यूनिट सेल में भी शेयर्ड है, इस वाले यूनिट सेल में भी शेयर्ड है। मतलब अब जो मैं बना रहा हूँ ये शेयर्ड टेट्राहेड्रल वाइट्स होगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे मिल गया। इस तरह जितने भी साइड्स, जितने भी यहाँ पर तुम्हें कॉर्नर दिख रहा है, हर एक कॉर्नर पर तुम्हें दिखाई देगा रेड डॉट। ठीक है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी दिखाई देगा, है ना। तो हर एक में तुम्हें इस तरह से टेट्राहेड्रल वाइट्स तुम्हें दिखाई देगा। मतलब जितने भी साइड है, ये जो साइड है बेटा साइड के नीचे वाले हैं ना, तो साइड बेटा यहाँ पर है ना, तो लेयर बी और लेयर ए के बीच में यहाँ पर तुम्हें टेट्राहेड्रल वाइट्स मिलेगा। जितने भी साइड है हर एक में, ठीक है, हर एक साइड्स में यहाँ पर तुम्हें टेट्राहेड्रल वाइट्स दिखाई देगा। और जो साइड है बेटा, साइड तुम्हें 3 यूनिट सेल में शेयर्ड दिखाई दे रहा है। साइड 3 लेयर है ना, 3 में शेयर्ड होगा। तो बात करोगे लोअर हाफ में, लोअर हाफ में कितने टेट्राहेड्रल वाइट्स होगा, तो देखोगे यहाँ पर तो 6 साइड है, 6। और जो टेट्राहेड्रल वाइट्स है 3 यूनिट सेल में शेयर्ड है, तो 6 डिवाइड बाई 3 मतलब 2 हो गया। ठीक है, तो 4 तुम्हारा हो गया इंटीरियर पोजीशन में, पूरा पूरा अंदर वाला कंप्लीट। और 2 तुम्हारा हो गया शेयर्ड, तो 4 + 2 कितना हो गया बेटा, 6 टेट्राहेड्रल वाइट्स इन लोअर हाफ टू द हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो 6 नीचे है तो 6 इस तरह से ऊपर भी होगा, 6 नीचे है 6 ऊपर होगा, तो टोटल कितना हो गया 12। तो जो टेट्राहेड्रल वाइट्स टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 12 टेट्राहेड्रल वाइट्स। ठीक है, इस तरह तुम यहाँ पर देखोगे टेट्राहेड्रल वाइट्स को। तो यहाँ लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन ऑफ द वाइट्स फॉर्म्ड इनसाइड द यूनिट सेल, सेल इज 1। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, वैसा कैलकुलेशन किया हुआ यहाँ पर। तो 4 तुम्हारा पूरा अंदर वाला है, जो तुम्हारा साइड है, साइड से तुम्हें क्या मिलेगा, साइड्स में 1/3 मिलेगा 6। ये लोअर हाफ में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 हो जाएगा, 12 टेट्राहेड्रल वाइट्स इन कंप्लीट यूनिट सेल एससीपी। तो समझ में आ गया होगा बेटा। तो हम लोग आगे करेंगे। हाँ क्या बेटा बोलो, एक बार पीछे कर, बस 1 मिनट नोट कर लो। मैं इसको जो मैं ड्रॉ किया इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हो गया सर, हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने स्किप कराया था लास्ट क्लास में, क्योंकि उसमें मैंने बताया नहीं था कि क्या होता है एससीपी वाइट्स। ठीक है सर, इसको कर सर लेते हैं। एक बार हाँ। एक बार और दिखाना, पीछे का एक लाइन रह गई लिखनी। लेयर 3 का मतलब ये हुआ, ये होगा तुम्हारा लेयर ए, लेयर बी, लेयर ए। ठीक है, तो ए बी ए, तो 3 लेयर हो गया। तो इन 3 लेयर के बीच में कितने वाइट्स है, मतलब पूरा कंप्लीट एचसीपी में कितने वाइट्स होंगे, तो 12 टेट्राहेड्रल वाइट्स। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ इन 3 लेयर्स, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। ठीक है, इसको लिखो कंप्लीट यूनिट सेल। डन सर। ओके, इस क्वेश्चन को करेंगे। करो बेटा इस क्वेश्चन को। कर सकते हो ना, तो बता दिया। यस सर। एक कंपाउंड ए बी करो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। ट्राई करो, सोल्यूशन भी यहाँ पर है, बता दूंगा। सर A8B4
A8B4 आ रहा है। और किसी का? सर प्लीज वेट सर, क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। ओके। सर 8B4 सही है, यही आ रहा है। सर प्लीज A8B4 वेट आ सर, रहा है। वेट सर, प्लीज वेट। सर अभी सॉल्यूशन मत बताना। A3B2 आ रहा है सर। A3B2 यस सर। ये आ रहा है। तो मैं सोल्यूशन देख रहा हूँ यहाँ पर कि सोल्यूशन क्या है। यहाँ पर मैं देखता हूँ किसका सही है। तो यहाँ पर A3B2 इसने बोला उसका सही है, ठीक है। A8B4 नहीं आएगा बेटा, है ना। ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दो एटम है A और B, ठीक है। ए कंपाउंड मेड अप ऑफ A and B atoms have a crystalline structure in which A forms a hexagonal SCP। जो A है ये HCP है। तो SCP में कितने एटम होते हैं बेटा? 6 होता है। 6 लिख लिया तुमने डायरेक्ट, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है एटम B ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। 4 आ गया। 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितना बेटा? 8 होता है ना। तो 2/3 नहीं ऑफ सर, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स HCP में 6 होते हैं। 6 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो इसको 4। कैंसिल करोगे तो 4 हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट पूछा था A6, A3B2। हाँ, तो यहाँ पर A6B4। अगर सिंपलेस्ट पूछा है तो यहाँ पर A3B2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोग भी देखो कहाँ पर तुमने गलती किया है तो सही कर लेना। तो आगे हम लोग पढ़ना बेटा रेडियस रेशियो क्या होता है, ठीक है। रेडियस रेशियो को पढ़ना है हम लोग। तो इसको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रेडियस रेशियो क्या है कि जैसे कोई कंपाउंड है ना। तो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होगा क्योंकि सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो। तो सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड इसमें कटायन और आयन होगा। तो यहाँ पर अब तो तुमने जो पढ़ा है, अब तक जो तुमने पढ़ा बेटा, जैसे CCP हो गया, है ना। CCP हो गया या फिर SCP हो गया। उसमें जो स्फीयर है, स्फीयर सिमिलर स्फीयर है। जो स्फीयर है ना, उसमें एक ही टाइप का स्फीयर, या तो वहां पर केवल कटायन होगा या तो केवल अनायन होगा, है ना। एक ही टाइप का वहां पर स्फीयर है। लेकिन अगर तुम बात करो आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड में 2 टाइप का स्फीयर होगा, कटायन भी होगा, अनायन होगा। तो उसका जो रेडियस स्फीयर का वो भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो अलग होगा। तो बेटा जो कलर है डिफरेंट कलर में ले जाता हूँ। तो यहाँ पर जो स्फीयर कटायन की बात करोगे, यहाँ पर K+ है, Cl-। तो इसका जो रेडियस होगा वो अलग अलग होगा। तो कटायन टू अनायन रेशियो जो होगा बेटा R+। मान लो कटायन का जो रेडियस है वो R है। ये कलर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कौन सा कलर? ब्लैक ले लेता हूँ मैं। तो जो कटायन बेटा, कटायन का रेडियस है ना R+ हो गया। जो अनायन का रेडियस है वो R- है, ठीक है। तो ये जो रेडियस रेशियो आया बेटा, है ना, उसी को हम लोग देखेंगे। उस रेशियो के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा,
है ना, और उसका मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब हम लोग देखेंगे रेडियस रेशियो रूल से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो सीसीपी हमने पढ़ा था वहाँ पर जो स्फीयर है वहाँ पर सिमिलर स्फीयर होगा। तो सिमिलर स्फीयर कहाँ होगा बेटा, जैसे कोई एलिमेंट है, आयरन है, तो आयरन क्या बेटा सॉलिड होता है, तो वहाँ पर सेम टाइप का स्फीयर होगा, आयरन 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 आयरन, है ना। या पोटेशियम की बात करोगे तो पोटेशियम में जो स्फीयर है वो सिमिलर टाइप का स्फीयर होगा, तो वहाँ पर एससीपी या फिर सीसीपी बनेगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट के लिए है, जो अब तक हम लोग पढ़ा था बेटा वो एलिमेंट के लिए है। तो हम लोग यहाँ पर अब आयनिक कंपाउंड के लिए देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होगा, और वहां पर जो सॉलिड है, सॉलिड का स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो रेडियस रेशियो, तो अब देखो बेटा जो मिनिमम RCA, RC यहाँ पर देखो, RC मतलब हो गया कटायन, ठीक है, और यहाँ पर RA मतलब कि अनायन हो गया, C मतलब हो गया कटायन, ठीक है, कटायन की बात कर रहा है RC। अगर एक बात, अगर A लिखा हुआ है तो A क्या होगा बेटा, है ना, अगर स्मॉल a लिखा हुआ A क्या होगा, A मतलब अनायन, ठीक है। तो कटायन अनायन ये हो गया। तो मिनिमम RC डिवाइड बाई RA फॉर वेरियस कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए तुम रेडियस रेशियो निकालोगे यहाँ पर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का मतलब क्या हुआ कि एक स्फीयर 3 स्फीयर को टच करेगा। तुमने यहाँ पर 3 स्फीयर बना दिया, अब इन तीनों स्फीयर को ये जो कटायन है येलो कलर का ये टच कर रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हें मालूम है कि जो कटायन है, कटायन का रेडियस अनायन से छोटा होता है। अगर रेडियस को कंपेयर करोगे तो रेडियस ऑफ कटायन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अनायन, ठीक है। ये तुम लोगों ने क्लास 11th में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्फीयर बना दिया गया और बीच में कटायन लगा दिया गया येलो कलर का। तो ये जो कटायन है इन तीनों के वाइट्स में फिट हो गया है, जो 3 स्फीयर्स के वाइट्स में फिट हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये जो कटायन इन तीनों स्फीयर को टच कर रहा होगा, तीनों स्फीयर को टच कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को निकालना रेडियस रेशियो। तो ये रेडियस रेशियो क्या होगा बेटा, RC डिवाइड बाई RA, ये निकालना है तुम्हारा। या फिर तुम इसको कहीं कहीं देखोगे ये लिखा होगा R प्लस डिवाइड बाई R में, मतलब कटायन डिवाइड बाई अनायन, ये रेशियो तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इसको, यहाँ जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखोगे, पूरा का पूरा ज्योमेट्री है, मुझे ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये पूरा जो ट्रायंगल दिख रहा है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो तुम बात करोगे तो जो अनायन है, अनायन का रेडियस तुमने RA एज्यूम किया था, तो 2 अनायन का रेडियस यहाँ पर है, तो ट्वाइस RA, ठीक है। तो ये कटायन के रेडियस से तुमने यहाँ पर इस वर्टिसेस को मिला दिया। तो ये जो ब्लैक लाइन है इसका लेंथ क्या होगा, RA प्लस RC, ठीक है, क्योंकि यहाँ कटायन का रेडियस भी होगा साथ में अनायन का रेडियस, रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, तो ये तुम्हारा होगा ब्लैक लाइन का। तो ये जो सेंटर है, सेंटर्स तुमने इस लाइन पर तुमने लेंथ है ना, यहाँ पर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। ये आप तुमने, तो ये पॉइंट तुमने ए एज्यूम किया, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ इसको, एक मिनट, ये ए लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ए है ये, ठीक है। और ये है स्मॉल, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, ये बी है ना, ये है तुम्हारा ए। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा बेटा 30 डिग्री, है ना। तुम्हें मालूम है कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये लाइन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल होगा तुम्हारा 30 डिग्री। तो यहाँ पर तुम कोसाइन रूल लगा दोगे तो OA तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा ये है O ओरिजिन या फिर सेंटर, OA डिवाइड बाई AB तुम्हारा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस, हो जाएगा सेक थीटा, और थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है। RC प्लस RA डिवाइड बाई RA, दैट इज इक्वल टू सेक थीटा, दैट इज इक्वल टू 2/√3, ये तुम्हें मालूम होगा, मैं तुम्हें पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, RC डिवाइड बाई RA प्लस 1 को इस साइड ले आओ, तो RC डिवाइड बाई RA इज इक्वल टू 2/√3 माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.155, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, देखो 1 2 3, 3 स्फीयर को अगर कटायन टच कर रहा है तो वहां पर रेडियस रेशियो आएगा 0.155, ठीक है। यह है रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 3, R प्लस डिवाइड बाई R माइनस। तो ये नंबर तुम्हें याद रखना है, तुम्हें बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार निकाल लिया, इसको याद रखना है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। सर पिछले का दिखा दो सर, नोट करना है, नोट नहीं किया था।
ओके, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। ये क्या है, तुम लोग क्लास में पढ़ा नहीं सकते हैं, क्लास में हम लोग क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो समझ में आ जाता है। तो वो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, आपको ऑनलाइन में वो पढ़ाना है तो यहाँ पर स्लाइड बनाना मजबूरी हो गया और बहुत मेहनत लगता है इसमें स्लाइड्स पढ़ाने में। हो गया क्लासरूम सर। में कोई दिक्कत ही नहीं होता। हाँ, तो हो गया बेटा, ये आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 स्फीयर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में ज्योमेट्री क्या होगा बेटा, अगर क्वेश्चन नंबर 4 है तो या तो ज्योमेट्री तुम्हारा होगा टेट्राहेड्रल या तो होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो जो स्क्वायर प्लेनर है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो अगर 4 स्फीयर को टच कर रहा है कोई कटायन तो ये हो जाएगा ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 4 तो 3 बेस में है, 3 इस पे तुमने यहाँ पर लेयर एम लगाया, लेयर बी में तुम्हारा वाइट्स है और लेयर सी में तुमने थर्ड स्फीयर को लगा दिया। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो व्हाइट सर्कल है और नीचे का ब्लू सर्कल, इन चारों स्फीयर को टच करेगा येलो वाला स्फीयर। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से है, 3 बेस का है, ऊपर जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये वाला, ये तुम्हारा कटायन। ठीक है, और इन चारों को टच करेगा तुम्हारा ऊपर वाला स्फीयर। अगर तुम देखोगे यहाँ पर, अगर तुम व्हाइट्स यहाँ पर तुम क्यूब में देखना चाह रहे हो तो क्यूब में क्या होगा, टेट्राहेड्रल व्हाइट्स जो होगा उसी को तुम अज्यूम करो। टेट्राहेड्रल व्हाइट्स कैसे बनाते हो तुम बेटा क्यूब में, है ना। ये तुम्हारा लेटिस है ना, और यहाँ पर तुमने 4 स्फीयर को दिखाया। यहाँ पर ये जो पॉइंट है बेटा, है ना, ये वाला पॉइंट 1 2 3 4, ये तुम्हारा एफसीसी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ ये तुमने इसको तुमने 0 0 0 अज्यूम किया, मान लो ये ओरिजिन है। ठीक है सर, तो ये, हाँ बेटा बोलो। सर आप पीछे वाला स्क्रीन चेंज कर सकते हो, उससे आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है। यस सर। एक मिनट देखते हैं। यस सर। तो उसमें क्या है बेटा कि ये जो स्क्रीन बना है ना, जो अनोटेशन है गड़बड़ ना हो, देख देते हैं। 4 स्लाइड है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं वाइट कर दूँ, वाइट से दिक्कत नहीं होगा ना, वाइट से, लेकिन वाइट वाला सर्कल तुम्हें नहीं दिखाई देगा। मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन कर देता हूँ इसको। ये दिख रहा है पूरा, पूरा नहीं दिख रहा है। एक मिनट, प्रॉब्लम है इसमें। ये दिख रहा है सबको? सर ये तो और ज्यादा कर रहा है। एक मिनट, ये यस हाँ सर, ये ठीक सही है। Yes, sir. ये ठीक है। तो मैं चारों को कर देता हूँ ये वाला। कौन सा ग्रुप है? ये वाला। ठीक है, एक और इस ये है, लास्ट वाला है। ओके, तो दिख रहा होगा बेटा सबको, क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा ब्लैक लाइन दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तुम लोगों को, आगे सबको दिख ही रहा है। ठीक है, तो जो व्हाइट स्फीयर दिख रहा है यहाँ देखो, ये तुम्हारा फेस हो गया और ये फेस सेंटर स्फीयर हो गया। ठीक है, 1 2, ये तुम्हारा 1 2 3 4, कॉर्नर का 4 स्फीयर हो गया यहाँ पर, ये बीच वाला स्फीयर है। ठीक है, तो अब तुम्हें यहाँ पर व्हाइट्स लोकेट करना है। एफसीसी में व्हाइट क्या होता है बेटा, जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पर, वहां पर तुम्हें दिखाई देगा एक टेट्राहेड्रल व्हाइट्स।
ये यहाँ पर है 1/4 डिस्टेंस टू द लेंथ ऑफ वाई डायगोनल। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो अगर तुमने इसको ओरिजिन अज्यूम किया है, ओरिजिन ओ, ये हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 हो गया। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा बेटा, a/4 a/4 a/4। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें पहले से मालूम है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसको तुमने ए अज्यूम किया है, तो ये लेंथ क्या होगा बेटा, तुम्हें मालूम है √3 a/4 होगा। ठीक है, √3 a/4 तुम्हें पहले से मालूम है, यहाँ पर तुम्हें लिख दिया। अब देखो तुम्हें रेडियस रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर ए बी जो लेंथ है उसको तुमने ले लिया, यहाँ पर ए बी लेंथ, जो ए बी लेंथ दैट इज नथिंग बट कटायन, यहाँ पर क्या है बेटा, कटायन का रेडियस आर सी प्लस अनायन, अनायन का रेडियस क्या तुमने आर सी अज्यूम किया। ठीक है, आर सी प्लस आर ए, कटायन प्लस अनायन, दैट इज द लेंथ ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स फ्रॉम द कॉर्नर, दैट इज √3 a/4। ये मैंने कन्वर्ट करा दिया था पहले से ही, हो गया था ना बेटा ये। तो आर सी प्लस आर ए तुमने निकाल लिया, दैट इज नथिंग बट √3 a/4, ये निकाल लिया। दूसरा लेंथ में ये निकालना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तुम्हारा क्या बेटा, ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल। ठीक है, तो फेस डायगोनल जो स्फीयर है एक दूसरे को टच करते हैं, तो जो ए है, ये वाला जो स्फीयर है 1 2 3, ये तीनों स्फीयर एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो होता है √2a, और यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक का बात करोगे, ये जो लेंथ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट विल बी a/√2, है ना। तो अब ये जो लेंथ है क्या होगा बेटा, ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ये क्या होगा r माइनस प्लस r माइनस, मतलब 2r माइनस। ठीक है, तो 2r माइनस क्या हो जाएगा बेटा, a/√2। ठीक है, तुमने ये निकाल लिया 4ra, मतलब कि अनायन, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो कंप्लीट लेंथ लिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगा बेटा क्या होगा 4ra, एंड दैट इज नथिंग बट √2a। दोनों को डिवाइड करो। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा रेडियस रेशियो यहाँ से, तो ये तुम्हारा आर सी प्लस आर हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो लेंथ दे दिया गया है उसे तुम डिवाइड करो √2a/4a। ठीक है, डिवाइड करने पर ये नंबर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो इसको सॉल्व करोगे, आर सी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू √3/2 - 1, दैट इज 0.225। ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? अगर समझ में आ गया इसको नोट जी कर लो। सर इसकी डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, नहीं, डायरेक्ट वैल्यू नोट कर लें। क्या बेटा, नहीं Direct डायरेक्ट value। करो, क्योंकि अब क्या होता है क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में क्या करेगा, तुम्हें डायरेक्ट तुम्हें टेट्राहेड्रल नहीं देगा, वहां पर तुम्हें दे देगा 2 डायमेंशनल लैटिस दे देगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें रूल मालूम है, अगर तुम्हें मेथड मालूम है, तो कोई भी क्वेश्चन दे तुम कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, जरूरी नहीं वहाँ पर टेट्राहेड्रल नहीं दे, वहाँ पर कुछ हाइपोथेटिकल स्फीयर दे देगा। तो मेथड तुम्हें मालूम होना चाहिए। एडवांस के लिए बात करो बेटा, मेंस के लिए तुम सफिशिएंट है, मेंस के लिए तुम यहाँ पर डेटा नोट कर लो, यहाँ पर जो नंबर है नंबर नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसका डेरिवेशन नहीं आता है, एनसीईआरटी में भी नहीं पूछेगा। सर एक बार रिपीट कर देना। क्या बेटा, क्या रिपीट करूँ? सर यहाँ पे जो 4ra = √2a आया है। अच्छा, ये वाला, ये कहाँ से आ गया ये नंबर? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ पे जो तीनों स्फीयर एक टच करेंगे 1 2 3, और ये जो स्फीयर बेटा ये अनायन का स्फीयर है ना, ये अनायन है, अनायन रेडियस क्या होगा बेटा RA, है ना। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर तुम रेडियस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कितना रेडियस का लेंथ आएगा, RA + 2RA + RA, ये जाएगा 4RA, होगा कि नहीं? यहाँ पे देखो। ओके सर, ओके सर, फेस डायगोनल इक्वल टू, हाँ, तो √2a, हाँ तो √2a हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और कोई डाउट है? फिर उसके बाद इन दोनों डेटा का नंबर यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड करने पर ये नंबर आ गया। ठीक है, डिवाइड करोगे यहाँ पे इसको, इससे ये आ जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, या थोड़ा सा सिंपल दे दिया गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा उसको सॉल्व करके 2 लाइन में दे दिया गया, एक्चुअली यहाँ पर 2-3 लाइन मिसिंग है। ठीक है,
लेकिन निकाल लो, लोगों ने मैथ बहुत एडवांस लेवल का किया है, तो ये तो कुछ नहीं है इस सिस्टम में। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। सर अगर जो हम कटायन और अनायन को इंटरचेंज कर दे तो फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा बेटा, क्योंकि वहां पर जो कटायन का तुम चेंज कर एनायन को, ये कटायन का तुम्हारा यहाँ पर आ गया, कटायन यहाँ पर, ठीक है। कटायन का साइज छोटा होता है और अनायन का साइज बड़ा होता है, तो क्या वाइड्स में अनायन फिट हो पाएगा? नो। नहीं हो पाएगा, है ना। यस सर। तो इसलिए आर प्लस बाई आर माइनस निकालते हैं यहाँ पर। और कहाँ पर इंटरचेंज होगा बताऊंगा मैं। कभी कभी क्या होता है, कटायन अनायन इंटरचेंज होते हैं, लेकिन याद रखना वो साइज पर डिपेंड करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रन। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, उन दोनों के लिए हम लोग सेम मेथड यूज करेंगे यहाँ पर जो आएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब 6 स्क्वायर को टच करेगा, या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 स्क्वायर को टच करेगा। तो पहले जो करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब ये 4 स्क्वायर तुमने अरेंज किया, बीच में यहाँ पर येलो स्फीयर है, तो जो येलो स्फीयर है बाकी जो 4 स्क्वायर टच करेगा। अगर तुम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से बात करोगे तो एक स्फीयर, एक ब्लू वाला स्फीयर इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और एक इस तरह से ब्लू वाला स्फीयर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेशन नंबर 6 है तो ऊपर नीचे वाले स्फीयर के साथ साथ इन चारों स्फीयर को भी टच करेगा, तो हो जाएगा क्वाड्रेशन नंबर 6। और अगर क्वाड्रेशन नंबर 4 है तो केवल इन 4 स्फीयर्स को टच करेगा। तो दोनों के लिए जो रेडियस रेशियो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं, ये ए बी लेंथ हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको हम निकाल लेंगे, तो आर सी प्लस आर हो जाएगा ए बाई रूट 2। कैसे आ गया ए बाई रूट 2 देख लेंगे। ओके, तो यहाँ देखो बेटा, ए से बी जो लेंथ है यहाँ पर, ए बी लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, ए बी हो गया तुम्हारा आर सी प्लस आर ए, है ना। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री होगा कि नहीं बेटा, क्योंकि अगर तुम इन सब चारों स्क्वायर को मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, है ना। और अगर तुम इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे ये तुम्हारा डायगोनल होगा। तो जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये 90 डिग्री होगा, स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री होता है, इसका हाफ होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो अब तुम्हें ये लेंथ निकालना है, ए बी लेंथ, है ना। तो ए बी लेंथ कितना देगा बेटा, ए बाई रूट 2। कैसे मिलेगा ए बाई रूट 2, देखो यहाँ से ए से बी जो लेंथ है तुम्हारा क्या होगा, ए से बी जो लेंथ है ए बी लेंथ, है ना, ए बी लेंथ कितना होगा बेटा, इसको ए अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा स्क्वायर का लेंथ ए है, तो ए बी लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी ए लेंथ बाय रूट 2। रूट 2 ए बाई 2, है ना। तो ये यहाँ पर दिया गया है, तो मतलब ये जो तुम्हारा साइड है ना, तो ये तुमको ए जूम कर लिया, एंड ए इज नथिंग बट 2 आर ए। जो अनायन अनायन का रेडियस का डबल कर दिया तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, लेंथ ऑफ साइड ऑफ दिस स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा बेटा, ये जो दो लाइन है ये समझ में आया, दो लाइन जो मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर आर सी प्लस आर ए इज इक्वल टू 2, यहाँ पर जो ए को तुमने हटा दिया, एक जगह तुमने ले दिया ट्वाइस आर ए, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। इट इज इक्वल टू रूट 2 आर ए, तो आर ए से डिवाइड कर दो यहाँ पर, ठीक है, आर ए से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को। आर सी, है ना, आर ए से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, आर ए से डिवाइड कर दो तो आर सी डिवाइड बाई आर ए दैट इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 एंड दैट इज 0.414, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेडियस रेशियो आएगा, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, नो सर। नोट कर लेना, बताना मुझे, नोट कर लेना, बता देना मुझे।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। क्वाड्रेशन नंबर 8, तो जो क्वाड्रेशन नंबर 8 है वो क्यूब के अंदर बनता है, ठीक है, ये तुम्हें देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्वाड्रेशन नंबर 8 क्यूब, तो ये तुम्हारा क्यूब हो गया, कॉर्नर पर है ना, ये प्रिमिटिव है, पूरा प्रिमिटिव यूनिट से, एससीपी उसको बोलते हैं, एससीपी, ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इसके बीच में जो वाइट्स होगा वो 8 स्क्वायर को टच करेगा, 4 स्क्वायर ऊपर, यहाँ तक 1 2 3 4, 4 नीचे, यहाँ पे इन सबको टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्वाड्रेशन नंबर क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पर रेडियस रेशियो तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो ये तुम्हें मालूम है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है कितना होगा बेटा, कोई बताएगा? ये जो लेंथ में यहाँ पर येलो लाइन दिख रहा है, इसका लेंथ कितना होगा? √3a/2 √3a/2 and that is equal to RC divided by RC plus RA, रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर RC प्लस RA। आगे देखो यहाँ पर A लिया है, यहाँ पर एज इक्वल टू 2RA, ठीक है, एज इक्वल टू 2RA तुमने ले लिया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें रेडियस रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो रेडियस रेशियो है 0.732 आया, तो ये सबसे बड़ा रेडियस रेशियो यहाँ पर है, ठीक है। तो पूरा समरी देखेंगे बेटा यहाँ पर टेबल के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो रेडियस रेशियो आ रहा है, और तुम बात करोगे क्वाड्रेशन नंबर 3 के लिए, तो क्वाड्रेशन नंबर 3 के लिए क्या आता है बेटा, 0.155। तो अगर क्वाड्रेशन नंबर 3 से कम है, मतलब वो क्वाड्रेशन नंबर 2 है, तो उसके लिए रेडियस रेशियो क्या होगा, रेडियस रेशियो वहाँ पर 0.155 से कम होगा, ठीक है। सर पिछली स्लाइड दिखा दो एक बार। सर एक बार दिखाना पीछे वाला, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो इसको। डन सर। ओके, तो अगर क्वाड्रेशन नंबर 2 है, क्वाड्रेशन नंबर मतलब केवल 2 स्क्वायर को टच कर रहा है, तो उसके लिए रेडियस रेशियो 0.155 से कम होगा। अगर क्वाड्रेशन नंबर 2 है या 3 है, तो अगर क्वाड्रेशन नंबर 3 की बात करोगे, ठीक है, तो 0.155 एग्जैक्ट 3 के लिए होगा, और 0.225 से कम होगा। ये ब्रैकेट बेटा समझ में आ रहा है तुम्हें? ब्रैकेट यहाँ पर देखो, क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब तुम लोगों को मैथ में पढ़ाया गया होगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो डेटा है, ये जो पॉइंट इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, एक्सक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये होगा क्वाड्रेशन नंबर 3 के लिए। और तुम क्वाड्रेशन नंबर 4 की बात करोगे, तो ये इंक्लूडेड होगा, ये एक्सक्लूडेड, ठीक है। क्वाड्रेशन नंबर 2 यहाँ पर 3, ठीक है, क्वाड्रेशन नंबर 2 और 3 और 4 टेट्राहेड्रन, ठीक है, इसके लिए है। अगर क्वाड्रेशन नंबर, मैं लिमिटिंग रेडियस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर तुम एक ही नंबर लिखोगे तो कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर कट कर दे रहा हूँ 4 स्क्वायर प्लेनर, ओके। जो मैं कट किया उसको नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें देखना है 3 को, यहाँ पर 4 टेट्राहेड्रन, यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लेनर, या फिर 6 ऑक्टाहेड्रन, ठीक है। तो उसके नीचे तो इंक्लूड है ही बेटा। अगर तुम्हारा क्वाड्रेशन नंबर 4 है, 4 के अंदर क्या आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है। तो ये पूरा अंदर वाला भी लिया हुआ है। यहाँ देखो 3 है तो 2 भी होगा, तो 2 का जो रेडियस है वो कम ही है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर तुम क्या बात करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। 8 मतलब क्यूब। तो इस डेटा को नोट करो बेटा, जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से लिखा है उसको नोट करना है, ठीक है, और बाकी को नोट नहीं करना है। ओके सर। रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें मालूम चलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अगर रेडियस दिया गया है कटायन और अनायन का, मतलब Na+ दिया गया है, NaCl दिया गया है, ठीक है, पूछ दिया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पर तुम रेडियस रेशियो निकालोगे,
तो जो रेडियस रेशियो यहाँ पर है वो आता है 6 के आसपास, जो 6 है, मतलब कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो तुम्हारा कंपाउंड है ना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। तो यहाँ तुम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे आयनिक कंपाउंड में देखेंगे। डन हो गया। यस सर। तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड बाद में देखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर रेडियस रेशियो के देखो कुछ क्वेश्चन है या नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ रेडियस रेशियो एक्सरसाइज है कुछ, है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर वॉइड के भी नंबर 1 क्वेश्चन है। रह गए, वॉइड के क्वेश्चन रह चुके हैं अभी। वाइड्स से क्वेश्चन हो गया ना बेटा, यहाँ पर हो गया। वाइड से जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था वो हो गया था। एक तो मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क भी हो गया। ठीक है, तो आगे करना है रेडियस रेशियो एक्सरसाइज, यहाँ देखोगे बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर। ठीक है, तो द टू आयंस A plus B minus have radii 88 and 200 picometer respectively in the closed packed crystal of compound AB. Predict the coordination number of A plus. तो यहाँ पर A plus का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ठीक है, A plus मतलब कटायन, जो रेडियस रेशियो हम निकालते हैं कटायन के लिए ही निकालते हैं। तो यहाँ पर रेडियस रेशियो निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस दिया गया है कटायन का और आयन का, तो उसका रेडियस रेशियो निकाल लोगे आप। फिर हम लोग टेबल से मैच कराएंगे कि उस किस में लाई कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर रेडियस रेशियो निकाला गया है। तो R प्लस R माइनस यहाँ पर 88 डिवाइड बाई 200 पिकोमीटर, तो जगह 0.44। ठीक है, तो ये किस रेंज में आ रहा है? जो 0.4 पर है ये रेंज में आ रहा है बेटा 0.141 और 0.732 के बीच में आ रहा है। इस रेंज के बीच में आ रहा है। और ये जो रेंज है बेटा ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए या फिर टेट्रा स्क्वायर प्लेनर के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ जो टेबल मैंने बनाया था, ठीक है, ये देखो ये वाला है, या तो 4 स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर 6 ऑक्टाहेड्रल। और जो स्क्वायर प्लेनर हम लोग स्क्वायर प्लेनर का ज्योमेट्री हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता नहीं है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल है कभी प्लेनर मॉलिक्यूल को कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है या तो टेट्राहेड्रल होगा या फिर ऑक्टाहेड्रल होगा। हमारे सिलेबस में जो स्क्वायर प्लेनर है वो अभी फिलहाल के लिए नहीं है, जब स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर देखोगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए भूल जाओ स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पर तुम्हें देखना होगा ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। अगर ये रेंज आ रहा है 0.414 से 0.732 के बीच में अगर रेडियस रेशियो आ रहा है तो या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर 6 ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया बेटा, यहाँ पर दिया आंसर 6 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा यहाँ पर। तो A प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो यहाँ पर। सर प्लीज वेट। मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहीं पर ला दे रहा हूँ। ये स्क्रीन तुम लोगों को चमक तो नहीं रहा है ना? या फिर चेंज कर दूं इसका स्क्रीन भी, ब्लैक कर दूं? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सर, बता देना। हाँ सर कर पहले दो। तो वाइट था, पहले वाइट था, वाइट से मैंने चेंज किया था। पहले यहाँ पर जो कलर था यहाँ पर बिल्कुल वाइट था। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो कलर है कलर को मैंने चेंज कर दिया। कलर को और भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर प्रॉब्लम होगा बता देना। कौन सा कलर सही लग रहा है तुम लोगों को? ये वाला सही है? पहले वाला सही। सर ब्लैक पर रेड टेक्स्ट कर दो। सही वाला भी है, सही ठीक है। है, हाँ ये सही है। ये वाला या तो तुम लोग आप पर स्क्रीन के सामने रहते तो प्रॉब्लम है, इसलिए वाइट को मैंने हटा दिया था। येलो कलर सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लो बेटा। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 1 है और ये इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो 2 को करो बेटा, आसान है ना 2 वाला। Br माइनस आयंस 7 आ रहा है। स्ट्रक्चर तो किस रेंज में आ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Br माइनस आयंस फॉर्म क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एट द रेडियस ऑफ Rbr माइनस इज
195 picometer. Calculate the radius of cation that just fits into the tetrahedral holes. Can a cation A plus having a radius of 82 picometer be slipped into octahedral holes in the crystal of A plus B minus? तो यहाँ पे तुम्हें रेडियस रेशियो निकालना है, तो रेडियस तुम्हें मालूम है, तो यहाँ पर बोला टेट्राहेड्रल होल्स। तो टेट्राहेड्रल होल्स के लिए जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो तुम्हें मालूम है ना? तो यहाँ पर लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है बेटा टेट्राहेड्रल होल्स के लिए? 0.225। ठीक है, ये तुम्हारा है R प्लस डिवाइड बाई R माइनस। अगर R प्लस R माइनस की बात करोगे तो ये है 0.225। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है बी आर माइनस का 195, जो आर माइनस है इसका वैल्यू दिया गया 195। तो कटायन का रेडियस में मिल जाएगा आर प्लस इक्वल टू 0.225 मल्टीप्लाइड बाई 195 हो जाएगा 43.875 पिकोमीटर। तो ये आ गया वो सबका रेडियस ऑफ कटायन। सर कैसे? नहीं आया बेटा, फिर से देखो, तुम्हें मालूम है यहाँ पर क्या दिया गया है, ये टेट्राहेड्रल होल्स, टेट्राहेड्रल वाइड्स में कटायन का देखो Br माइनस फॉर्म्स ए क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ Br माइनस 195। तो Br माइनस रेडियस दिया गया है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कटायन। तो रेडियस ऑफ कटायन पूछ रहा है, ठीक है, फॉर टेट्राहेड्रल होल्स। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल यहाँ पर दिया गया है, टेट्राहेड्रल के रेडियस तुम्हें मालूम है, फॉर टेट्राहेड्रल रेडियस रेशियो R प्लस डिवाइड बाई R माइनस इज इक्वल टू 0.225। ये तुमने कैलकुलेट करके निकाला है खुद से भी। ठीक है, तुमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कटायन है ना? तो द रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस कटायन मतलब R प्लस। तो R प्लस कैसे निकालोगे? R प्लस इक्वल टू 0.225 मल्टीप्लाइड बाई R माइनस, दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे है ना? R माइनस का वैल्यू दिया गया है 195, तो 195 मल्टीप्लाइड बाई 0.225 दैट विल बी रेडियस ऑफ कटायन। तो ये आ गया है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर दिया गया है ना, काइन एक कटायन A प्लस हैविंग रेडियस 82 पिकोमीटर बी स्लिप्ड इनटू ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑफ ए क्रिस्टल A प्लस Br माइनस। अब तुमने यहाँ पर क्या लिया, रेडियस रेशियो तुमने ले लिया, यहाँ पर जो कटायन का साइज मिल लिया 82। ठीक है, 82 यहाँ पर पिकोमीटर है। तो पूछ रहा है कि जो 82 है क्या वो ऑक्टाहेड्रल होल्स में होगा? तो 82 के लिए तुम रेडियस रेशियो निकाल लो है ना? तो कटायन डिवाइड बाई अनंत तुम्हारा रेडियस रेशियो आ जाएगा, तुम्हारा कितना आ रहा है बेटा, R प्लस डिवाइड बाई R माइनस इक्वल टू 0.4205 है ना? और ये कहाँ पे बेटा, ये इसमें आ रहा है, देखो यहाँ पे इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0.414 टू 0.732 इसके बीच में आ रहा है ना? इसका मतलब कि अगर 82 पिकोमीटर है, इसका मतलब कि जो कटायन है वो ऑक्टाहेड्रल होल्स में आ सकता है। फिर से देखो तुमने कैसे किया, तुमने जो गिवन रेडियस है उससे रेडियस रेशियो निकाला। कटायन 82 दिया गया है, अनायन भी 195 दिया गया है। 82 डिवाइड बाई 195 इज इक्वल टू 0.4205। अब तुम्हें देखना है कि ये जो नंबर है ये नंबर किस रेंज में है। तो ये जो नंबर है बेटा ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के रेंज में है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के रेंज में आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो कटायन है, कटायन ऑक्टाहेड्रल होल्स में आ सकता है। स्लिप्ड मतलब आ सकता है या नहीं आ सकता है। समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन? जिसको नहीं आया समझ में दोबारा पूछ सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 3, वाई कोऑर्डिनेशन नंबर 12 इज नॉट फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 क्यों नहीं है ना? आयनिक क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन है, जो रेडियस रेशियो है, जो रेडियस रेशियो है बेटा R प्लस डिवाइड बाई R माइनस है ना, दैट इज इक्वल टू 0.7
9 समथिंग ये आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये किसके लिए होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होगा, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर है मैक्सिमम रेडियस रेशियो ऑफ आयनिक कंपाउंड लाइज फ्रॉम 0.732 to 1 which correspond to the coordination number 8 and hence coordination number greater than 8 is not possible in ionic crystals। तो इसको नोट कर लो, कभी कभी यहाँ पर पूछ देता है मेंस में क्वेश्चन, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 इज नॉट फाउंड बिकॉज आप ABCD 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो वहाँ से तुम्हें करेक्ट ऑप्शन को पिक करना होगा। तो किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन तो हैं। तो वो स्टेटमेंट लिखनी थी हर क्वेश्चन। देख लेता हूँ मैं पहले क्वेश्चंस को, कहाँ कहाँ क्वेश्चन है। एक बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आयनिक कंपाउंड का, आयनिक क्रिस्टल का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये अभी तुम लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड में बता दूंगा, उसके बाद ही तुम कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, आगे जो क्वेश्चन है इसको मैं आयनिक कंपाउंड बताने के बाद बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा, जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर क्या होगा, और हीट करने पर क्या होता है, कूलिंग करने पर क्या होगा, इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर तुम लोगों को देखना है कि क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं आयनिक कंपाउंड के। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा आगे का। और हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी बेसिक सा स्ट्रक्चर है, तुम लोगों ने पढ़ा है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10th में पढ़ा होगा, 11th में देखा है, फिर 12th में भी देख रहे हो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। लेकिन उसमें कुछ डीप चीज़ें हैं बेटा, है ना। थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोगों को याद करना है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा। तो आ जाते हैं यहाँ पर स्लाइड्स पर अपने। तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड of the general formula AX by the ratio of the coordination number A to that of B will be the ratio of Y is to X। देखो इसका मतलब क्या हुआ। मान लेते हैं यहाँ पर तुमने एक कंपाउंड बनाया, है ना। यहाँ पर एक कंपाउंड A2B5 है। ठीक है, ये कंपाउंड में बनाया, ये आयनिक कंपाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A है ना, A के सराउंडिंग में 5B होगा। जो A है 5B एटम को टच कर रहा होगा, है ना। इसी तरह जो B एटम है, B एटम 2A एटम को टच कर रहा होगा। ठीक बेटा, तुम्हें पहले से ही मालूम है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक स्फीयर कितने नियरेस्ट स्फीयर को टच कर रहा है, वही होता है सर कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें AXBY का, तो जो A मॉलिक्यूल है, जो एटम A है, एटम A कितने B एटम को टच कर रहा होगा बेटा, Y, है ना। एटम A Y B एटम को टच कर रहा होगा। A के सराउंडिंग में, है ना, नियरेस्ट नेबर में YB एटम होगा, मतलब A YB एटम को टच कर रहा होगा, मतलब A का जो कोऑर्डिनेशन नंबर Y है। उसी तरह से जो B है, BXA एटम को टच कर रहा होगा, इसका मतलब B का कोऑर्डिनेशन नंबर X है। ठीक है, तो अगर तुम बात करोगे कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो AXBY में जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन A का क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A इज इक्वल टू Y एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B इज इक्वल टू X। ठीक है, यही लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A टू दैट ऑफ B विल बी इन द रेशियो ऑफ Y इज टू X। समझ में आ रहा है। मान लो तुमने एक कंपाउंड बनाया, ये कंपाउंड है Na6Cl6। ठीक है, Na6Cl6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा,
और क्लोरीन का भी क्वांटम नंबर 6 होगा। मतलब सोडियम के सराउंडिंग में 6 क्लोरीन एटम होगा और क्लोरीन के सराउंडिंग में 6 सोडियम एटम होगा। तो ये इसका मीनिंग है। बस इंटरचेंज कर दो, यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स वाई को इंटरचेंज कर दोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो निकलता है। तो आके देखते हैं यहाँ पर। तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर पढ़ना है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर NaCl। तो ये रॉक सॉल्ट क्यों नाम पड़ा बेटा सॉल्ट का? तो तुम लोग घर में खाते हो क्या वो रॉक सॉल्ट सर है? रॉक की फॉर्म में होता है वो। नहीं बेटा, जो घर में खाते हो सॉल्ट है ना वो सी सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट नहीं है। ठीक है, क्या होता है जो सी है, सी के वाटर को इवेपोरेट कराकर वहां से सॉल्ट निकाल उसको थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद तो वो घर पे आता है, तो वो सी सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट नहीं है। रॉक सॉल्ट तुमने देखा होगा जो डली के फॉर्म में सॉल्ट आता है, डली वाला सेंधा देखा सर। नमक, सेंधा नमक डली वाला, पिसा हुआ नहीं। देखा है तुमने ब्लैक सॉल्ट, तुमने देखा होगा काला काला। यस सर, यस सर, यस सर। वो सब है रॉक सॉल्ट, है ना। तो पहाड़ को खोद कर उसमें अंदर से निकलता है ना। जैसे सिंध में तुम देखोगे वहां पर जब पाकिस्तान में चला गया एरिया वहां से सिंधा नमक निकलता है ना, सिंध एरिया से निकले इसलिए सिंधा नमक हो गया। जैसे ब्लैक कलर का चट्टान का रॉक होता है वहां से निकलता है ब्लैक सॉल्ट, लाहौरी नमक। उसका जो स्ट्रक्चर। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम कैसे बनाओगे, जो रॉक सॉल्ट है उसमें एक सोडियम एटम होगा, दूसरा क्लोरीन। तुम्हें बताना है बेटा कि किसका साइज बड़ा होगा, सोडियम का या फिर क्लोराइड आयन का। ऑब्वियसली आयन का साइज बड़ा होता है और जो सोडियम है सोडियम का साइज छोटा होगा। तो जो रेड कलर तुम्हें दिख रहा है ये सोडियम कटायन है और जो व्हाइट कलर का तुम्हें स्फीयर दिख रहा है वो क्लोराइड आयन है। ठीक है, Cl माइनस क्या होगा बेटा, NaCl स्ट्रक्चर में Cl माइनस FCC बनाएगा। जो FCC लैटिस पॉइंट है वहां पर Cl माइनस होगा और जितने भी ऑक्टाहेड्रल होल है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है, वहां पर Na प्लस होगा। तो अब देखो जो Cl माइनस है वो FCC तुमने बना दिया। ठीक है, तो जो व्हाइट कलर का स्फीयर तुम्हें दिख रहा है सब ढेर सारे स्फीयर, ये FCC लैटिस है, FCC यूनिट सेल है। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 ये तुम्हारे एक फेस हो गया, फेस सेंटर पर तुमने एक स्फीयर लगा दिया। जैसे 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4 है ना, इसके बीच में एक स्फीयर है, फेस सेंटर हो गया। तो इसी तरह से हर एक जगह पर तुम्हें दिखाई दे रहा हो, देखो 1 2 3 4 ये उसका हो गया फेस सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से तुमने अरेंज किया Cl माइनस को FCC लैटिस टाइप का। अब जो ऑक्टाहेड्रल होल है, ऑक्टाहेड्रल होल्स में सोडियम आयन फिट हो जाएगा। सर इसमें ज्यादा नहीं दे रखा? क्या बेटा? नहीं सर, सही है। ज्यादा नहीं है, सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो जितने भी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है वहां पर सोडियम एटम होगा। तो बताओ बेटा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहाँ कहाँ पर होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स रूट 3a/4 पर। नहीं, वो टेट्राहेड्रल वाइड्स पर होता है। जो ऑक्टाहेड्रल होल्स है वो जितने भी एजेस है एज के मिड पॉइंट पर होता है, याद है? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स एज के मिड पॉइंट पर होता है, जितने भी एजेस है यहाँ पर साइड्स हैं। नहीं याद आ रहा है? ये सर आ गया। आगे सर। आ गया ना। और जो तुम्हारा क्यूब है, क्यूब के सेंटर में भी एक ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होता है, याद आ गया? यस सर। क्यूब के सेंटर में और जितनी भी एजेस है वहां पर तुम्हें ऑक्टाहेड्रल वाइड्स दिखाई देगा, ये देखो। ठीक है, जितने भी साइड्स है साइड्स में तुमने Na प्लस को फिट कर दिया और ये देखो क्यूब का जो सेंटर है सेंटर पर भी एक तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है, वहां पर Na प्लस है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो अब देखो अगर एक यूनिट सेल की बात करोगे तो यूनिट सेल में अगर हम लोग कंप्लीट Cl माइनस को देखोगे तो कितने Cl माइनस है? Cl माइनस कितना होगा बेटा, यहाँ पर काउंट करो कितने Cl माइनस है। मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर जो Cl माइनस तुम्हें दिख रहा है 14 Cl माइनस है। अब Na प्लस को काउंट करूंगा मैं। ठीक है,
जो Na प्लस उसको मैं काउंट कर रहा हूँ। Na प्लस देखो एक ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 है। देखो मामला गड़बड़ हो गया। Cl माइनस 14 Na प्लस 13, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे दोनों? सर इफेक्टिव तो 4 होते हैं दोनों। वेरी गुड बेटा, है ना। तो यहाँ तुम्हें देखना है इफेक्टिव स्फीयर, जो तुम्हारा तुमने काउंट किया कंप्लीट स्फीयर को दिखा बेटा, ये शेयर्ड स्फीयर है, ये पूरा पूरा यूनिट सेल के अंदर नहीं है। तुम्हें यहाँ पर देखना है कितने इफेक्टिव स्फीयर इस यूनिट सेल के अंदर होंगे, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ पर जो सेल बना जो एफसीसी है, एफसीसी में कितने इफेक्टिव स्फीयर होंगे बेटा? 4, ठीक है। एफसीसी में 4 होगा। और अगर तुम बात करोगे Na प्लस का, Na प्लस क्या है बेटा? ऑक्टाहेड्रल होल्ड्स पर है, तो कितने ऑक्टाहेड्रल होल्ड्स होते हैं बेटा? 4, है ना। तो 4 ऑक्टाहेड्रल होल्ड्स है, मतलब Na प्लस भी 4 होगा और Cl माइनस भी 4 होगा। तो 4 Na प्लस 4 Cl माइनस, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा रॉक सॉल्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने फार्मूला यूनिट है NaCl का? अगर तुम बात करोगे फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, तो एक यूनिट सेल के अंदर, एक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर कितने फार्मूला यूनिट है NaCl का? तो 4 Na प्लस है, 4 Cl माइनस से कितना यूनिट हो गया बेटा? यहाँ पर 4 NaCl होगा कि नहीं? यस सर। NaCl का 4 यूनिट होगा एक यूनिट सेल के अंदर, है ना बेटा? बोलते जाओ, यस यस बोलो। यस सर। यस बोल दिया करो, ठीक है। पता चलेगा तुम लोग कनेक्शन कट गया, तुम लोग सो रहे हो या फिर बोलते रहो यस। ओके बेटा, तो आगे देखना है, यहाँ पर आगे हम लोग देखना कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा बेटा? फार्मूला इज NaCl, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस, जो Na प्लस है, Na प्लस क्या होगा बेटा? यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल होल्ड्स। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हुआ कि एक स्फीयर 6 स्फीयर को टच कर रहा होगा, 6 नियरेस्ट स्फीयर को टच कर रहा, तो वही क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होल्ड्स। तो Na प्लस ऑक्टाहेड्रल होल्ड में है, तो Na प्लस 6 Cl माइनस को टच कर रहा होगा। समझो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है। उसी तरह से जो Cl माइनस है, Cl माइनस भी 6 Na प्लस को टच कर रहा होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस ये भी 6 हो जाएगा। तो 6:6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर बात करोगे NaCl का, तो NaCl 6:6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। 6:6 NaCl क्या है बेटा? NaCl 6:6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। 1:1 मत बोल देना। NaCl 1:1 ये तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, है ना। यूनिट सेल के अंदर बात करोगे तो एक यूनिट सेल के अंदर 6 NaCl 6 Cl माइनस को टच करेगा, सॉरी एक Na प्लस 6 Cl माइनस को टच करेगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड को तुम क्या बोलोगे? 6:6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 6:6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। 6:6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आ जाता है नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अदर कंपाउंड विच हैव द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक सॉल्ट दैट इज एल्कली मेटल एक्सेप्ट सीजियम हैलाइड्स, ठीक है। कभी कभी पूछ सकता है, इसको याद करो चाहे तो तुम्हारे ऊपर है, डिपेंड करता है तुम याद कर पाते हो या नहीं करते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है यहाँ से, तो फिलहाल के लिए तुम याद कर लो। अगर पूछता है क्वेश्चन पूछ भी ले, ठीक है। जितने भी एल्कली हैलाइड है एक्सेप्ट सीजियम हैलाइड्स, इन सब का स्ट्रक्चर क्या होगा? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ऑल ऑक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल उसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा? रॉक सॉल्ट। मतलब अगर बात किया जाए MgO, तो MgO का स्ट्रक्चर क्या होगा? रॉक सॉल्ट, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर दिया हुआ बेटा सीजियम हैलाइड, और यहाँ पर जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 में अगर बात करें ग्रुप 1 में सीजियम हैलाइड, ग्रुप 2 में क्या होगा बेटा? बेरिलियम, ग्रुप 2 में क्या है बेटा? बेरिलियम हैलाइड, ठीक है। इन दोनों का स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट नहीं होगा। इसके अलावा तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर हैलाइड, तो AgCl, AgBr, Agi, जो सिल्वर हैलाइड है उनका भी स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। तो इसको नोट कर लो,
आसान है याद करना। ग्रुप 1, ग्रुप 2, साथ में सिल्वर हाईलाइट। ठीक है, ग्रुप 1 में क्या एक्सक्लूड करोगे? ग्रुप 1 में सीजियम को एक्सक्लूड करना है, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में बेरिलियम को एक्सक्लूड करना है, और हेलोजन में फ्लोरीन को। थोड़ा सा और चीज देखना बेटा यहाँ पर। अगर तुम बात करोगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का, है ना, तो ये तुम्हारा है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तुमने बनाया था। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन FCC बना रहा था, Cl माइनस FCC बना रहा था। ठीक है, और Na प्लस कहाँ था बेटा? Na प्लस ऑक्टाहेड्रल होल्स में था। ठीक है, अब इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा करोगे तो वो भी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ही होगा। मतलब कि जो Na प्लस है वो FCC बना रहा है और Cl माइनस ऑक्टाहेड्रल होल्स में हो। देखो कैसे, ये तुम्हें बना लिया बेटा, तुम्हारा 1 यूनिट सेल हो गया, रॉक सॉल्ट का 1 यूनिट सेल हो गया। ये तुमने दूसरा यूनिट सेल बनाया बेटा यहाँ पर। ठीक है, इसको दोनों को फ्यूज कर दिया, चिपका दिया। ठीक है, तुमने यहाँ पर सोडियम को भी लगा दिया, सोडियम आयंस को भी। अब देखो तुम्हें कंसिडर क्या करना है, यहाँ तुम्हें ध्यान से देखना होगा। ठीक है, मैं कौन कौन सा स्क्वायर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला, देखो यहाँ पर ये सोडियम है, तुमने फर्स्ट वाला यूनिट सेल लिया इसके बीच में। ठीक है, इसको तुमने कंसिडर किया, तो यहाँ पे सोडियम 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 सोडियम, और इसके मिड पॉइंट जो तुम्हारा क्यूब के अंदर का जो स्फीयर है वो भी है। ठीक है, उसी तक तुम यहाँ पर देखोगे ये वाला। ठीक है, तो अब एक यूनिट सेल कंसिडर करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला यूनिट सेल तुम कंसिडर करो। बाकी सब हटा दो, बाकी सबको मैंने हटा दिया बेटा, है ना। तो अब इसको देखो, इस यूनिट सेल को देखो बेटा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो सोडियम है वो कहाँ पर है बेटा? सोडियम को देखो, सोडियम है FCC पर, सोडियम FCC पर है, और Cl माइनस कहाँ पर है? Cl माइनस ऑक्टाहेड्रल होल्स पर है ना। दिख रहा है बेटा? तो बस तुम्हें देखना है कि तुमने यूनिट सेल को कहाँ से देखा है, चेक किया है। तो सब देखने वाला है, Na प्लस को पहले देखे, Cl माइनस को बाद में देखे, है ना। देखो यहाँ पर, इस देखो, ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और वो है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बहुत आसान है इसको समझना। तो यहाँ पर जो स्फीयर है व्हाइट कलर का, वो सल्फाइड आयन है, जिंक 2 प्लस यहाँ पर होगा रेड कलर का। ठीक है, तो S2 माइनस का बनाएगा बेटा FCC लैटिस, और जिंक यहाँ पर, जिंक है बेटा ऑक्यूपाइड अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट्स। जिंक है, जिंक टेट्राहेड्रल वाइट्स पर, लेकिन हर एक टेट्राहेड्रल वाइट्स पर नहीं है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट्स पर। मतलब एक पर होगा दूसरे पर नहीं होगा, फिर एक पर होगा दूसरे पर नहीं होगा, इस तरह से। ठीक है, तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट्स पर तुम्हारा जिंक होगा। देखो इस तरह से, यहाँ पर है, ठीक है, फिर यहाँ पर है, इस साइड है, मतलब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट्स पर तुम्हारा जिंक होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ S2 माइनस पर यूनिट सेल, तो FCC बना रहा है बेटा S2 माइनस, FCC मतलब 4 एटम हो गया, और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट्स पर तुम्हारा जिंक है, तो टोटल 4 होता है। अल्टरनेट मतलब हाफ पर तुम्हारा क्या होगा? जिंक होगा। तो 8 का हाफ क्या होगा बेटा? 8 का हाफ होगा 4। ठीक है, तो 4 तुम्हारा हो जाएगा जिंक आयन। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा बेटा? फार्मूला हो जाएगा जिंक 4 ZnS, है ना। यहाँ फार्मूला हो जाएगा Zn4 S4। ठीक है, Zn4 S4, तो ये हो जाएगा ZnS, हो जाएगा ZnS। कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ जिंक 2 प्लस, तो जो जिंक 2 प्लस है ये टेट्राहेड्रल होल्स में है, टेट्राहेड्रल होल्स में। तो अगर कोई इस पे टेट्राहेड्रल होल्स में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा हमेशा, तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, जो S2 माइनस है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। S2 माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। ठीक है, जो S2 माइनस है ये भी क्या करेगा? 4 जिंक आयन को टच कर रहा होगा। एक इस स्फीयर में है, एक अल्टरनेट यहाँ पर यूनिट सेल में होगा, एक में होगा एक में नहीं होगा। तो एक जो स्फीयर बेटा यहाँ पे जो स्फीयर है वो 4 यूनिट सेल में, सॉरी 8 यूनिट सेल में सराउंडेड है। यहाँ जो कॉर्नर वाला स्फीयर है ये 8 यूनिट सेल में सराउंडेड है, 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है।
ठीक है। और अल्टरनेट यूनिट सेल में यहाँ पर पास वाले में तुम्हें दिखाई देगा जिंक 2+, मतलब 8 में से 4 के पास जिंक 2+ होगा और 4 जिंक 2+ को टच कर रहा होगा ये वाला स्फीयर, ठीक है। इसका मतलब जो जिंक है, जिंक का क्वांटम नंबर 4 है और H2- का भी क्वांटम नंबर 4 है। तो जिंक ब्लेंड कौन सा क्वांटम कंपाउंड हो गया बेटा? जिंक ब्लेंड होगा 4:4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये क्या होगा? 4:4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? नो सर। सर डन कर लिया नोट। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बाद हम लोग आगे का जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, यहाँ पर इसको स्किप करते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है डीपीपी, उसको सॉल्व करके आओगे, है ना। तो सॉल्व ही नहीं करोगे तो कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जितना भी डीपीपी दिया गया उसको सॉल्व करोगे। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ डीपीपी का, पहले 7-8 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको भी तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो। मैक्सिमम एक्सरसाइज मैं क्लास में ही करा दे रहा हूँ, यहाँ पे ढेर सारी एक्सरसाइज में करा रहा हूँ, हर क्लास में करीब 10-12 एक्सरसाइज हो जा रहा है तुम लोगों को। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना पड़ेगा ना। तुम यहाँ तुम देखो तुम्हें मजा आ रहा है, हाँ कोई कर रहा है, दूसरा कर रहा है, जब तक तुम खुद से नहीं करो तो मजा कैसे आएगा? खुद से तो करो, दूसरे को देख कर मजा लेना बंद करो, ठीक है। प्रैक्टिस खुद से करो। ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर।